Hello everyone, I am Advocate Gaurav Pachauri, a postgraduate from Dr. Ram Manohar Loya National Law University. Welcomes you all on this platform of Target IQ, where we prepare you for judiciary, APU, and other law examinations. As we all know, Himachal Pradesh judiciary is round the corner. So, we are launching a series of questions for Himachal Pradesh judiciary. In that series, this is our first video regarding civil law 1. So we'll be discussing few important questions from examination point of view. So let's start. Our first question is, specific relief can be granted for option A, enforcing individual civil rights, B, enforcing penal laws, C, both civil rights and penal laws, D, neither civil rights nor penal laws. आप लोग इसका आंसर बताइए, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 4 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वेयर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? ए, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, बी, it supplements CPC, C, it is founded on English law, D, all of the above। हम सभी को पता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एज सच कोई भी राइट्स और ड्यूटीज़ हमें नहीं बताता है, जो कि सब्सटैंटिव लॉ का काम होता है। तो ये प्रोसीजरल लॉ हो जाएगा और ये CPC को सप्लीमेंट करता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये इंग्लिश लॉ से के बेसिस पे फाउंड किया गया था। तो डी, द करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांटिंग ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक रिलीफ इज ए, डिस्क्रिशनरी, बी, एब्सोल्यूट, सी, इधर ए और बी, डी, नन ऑफ द अबव। आप लोग बताइए इसका आंसर। 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पहले डिस्क्रिशनरी होता था पर अब मैंडेटरी है। अगर आप लोग सेक्शन 10 ओपन करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, प्लीज़ आप लोग अपने बैरक्स निकाल लीजिएगा, आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पे नोट्स बनाएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल, तो शैल को अंडरलाइन हम कर सकते हैं, शैल बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कहाँ पे, 11 क्लॉज 2 सेक्शन 40 एंड सेक्शन 16। तो इन तीनों जगह पे 11 क्लॉज 2 सेक्शन 14 और 16 वहाँ पे कोर्ट नहीं करेगा, बाकी जगह इट इज़ मैंडेटरी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? ए, रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम आगे चलते हैं। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड, ए, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल, बी, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल, सी, इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, डी, नीदर ऑफ देम। अगर आप लोग सेक्शन 5, 6, 7 को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो सूट होती है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो हमारी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों के केस में फाइल हो सकती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए हम 6 पे चलते हैं। अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली, बी, a government, C, private individual and government, D, neither of them। अगर आप लोग सेक्शन 6 ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्रोहिबिशन है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं ला सकते हैं। सेक्शन 6 के क्लॉज 2 के बी में लिखा हुआ है, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर सी विल बी ए, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली। चलिए 7th, if the property is jointly possessed, a suit under section 6 of specific relief act is maintainable, B, not maintainable, C, depends, D, none of the above। सेक्शन 6 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर्टी जॉइंटली पोजेस करते हैं, ठीक है, तो सूट सेक्शन 6 में लाई नहीं करेगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, 7th का ए होगा। चलिए
8th पे चलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल हैव बीन एन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन 14, 13, 12 डी, सेक्शन 11. तो इसके लिए मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अपना बेयर एक्ट का सेक्शन 14 ओपन करें और उसमें देखिए आपको आंसर दिख जाएगा. सेक्शन 14 में लिखा ही हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 14 यानी ऑप्शन ए. चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें टाइम इज़ नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बताइए, ये मुश्किल है किसी को पता हो. इसका आंसर है हमारा गोमाथिनियागम पिल्लई वर्सेस पिलानी स्वामी नडार. ठीक है, तो 9th का करेक्ट आंसर विल बी बी. चलिए हम 10th पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इंडेक्स भी देख लेंगे तो बैरेक्स में आपको पता चल जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सेक्शन 12 डील्स विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जनरल रूल ये होता है कि हम पार्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते, बट सेक्शन 12 में कुछ सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं. उन दोज केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. चलिए अब हम आ जाते हैं सीपीसी पे. तो सीपीसी में हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीसी में, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी, डिक्री मीन्स 1. formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the right of parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit. Clause 2. It may be either preliminary or final. 3rd. It includes rejection of plaint. 4th. It includes determination of any question within section. तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. बहुत ईजी है. अगर आप लोग केवल सेक्शन 2 क्लॉज 2 भी पढ़ लेंगे आपको दिख जाएगा कि चारों पॉइंट्स उसी के एसेंशियल्स हैं डिक्री के. तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ डिक्री आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ए प्रिलिमिनरी, बी फाइनल, सी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, डी ऑल ऑफ द अबव. आंसर बताइए इसका. 12th का डी होगा. हमारा प्रिलिमिनरी भी है, फाइनल भी है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल होता है. ठीक है, तो 12th का करेक्ट आंसर विल बी डी. अच्छा, 13th क्या कहता है. व्हेन अ डिक्री मे बी सेड टू बी फाइनल. ऑप्शन ए, व्हेन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री और मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिक्री ऑफ हाईएस्ट कोर्ट. जब हाईएस्ट कोर्ट ने कोई चीज़ डिसाइड कर दी है और उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं फाइल की गई है प्रिस्क्राइब पीरियड में. क्लॉज बी, व्हेन द डिक्री सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट. या फिर जो डिक्री है वो सूट को कंप्लीटली डिस्पोज कर देती है. जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 है उसमें हम क्लॉज बी को डिस्कस करते हैं, बट अदरवाइज क्लॉज ए भी एक सर्कमस्टांस है जहाँ पे डिक्री फाइनल मानी जाती है. तो 13th का करेक्ट आंसर विल बी सी. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइन जजमेंट. आप लोग बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. जजमेंट क्लॉज 2 में कहाँ डिफाइंड है. क्लॉज 2 का क्लॉज 9 डिफाइन करता है जजमेंट को. क्या कहता है. स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर. अब अगर कभी पूछ लिया गया कि जज कहाँ दिया गया है तो याद रखिएगा जज पहले आएगा, जजमेंट बाद में आएगा. तो 2 क्लॉज 8 में जज दिया गया. उसमें क्या क्या आ गया. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट. प्लीज़ याद रखिएगा सिविल कोर्ट. अगर ऑप्शन में कभी क्रिमिनल कोर्ट हो तो प्लीज़ उसे टिक मत कीजिएगा. सिर्फ कोर्ट हो तो उसे भी नहीं, सिविल कोर्ट, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. चलिए, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द सीपीसी, ऑर्डर मीन्स. चलिए हम इसके लिए अपने बैरक्ट ओपन करते हैं और 2 क्लॉज 14 पढ़ते हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री. अब अगर आप 2 क्लॉज 2 और 2 क्लॉज 14 को कंपेयर करें तो 2 क्लॉज 2 में क्या लिखा है. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. यहाँ पे क्या है. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट. अब देखिए तो इसमें करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो हमारा 15th का ए, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री.
फॉर्मल एक्सप्रेशन तो नहीं आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ अ डिक्री ना। करेक्ट आंसर विल बी, अगर आप अप्रोप्रिएट देखेंगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड, डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री। तो अगर आप 2 क्लॉज 14 को देखेंगे तो सेम वर्डिंग है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड। आप ए से कंपेयर कीजिए ना, तो वहाँ सिविल कोड लिखा हुआ है, ठीक है, डिसीजन भी नहीं लिखा हुआ है, तो 15 का सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस फॉरेन कोड? 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 4, डी नन ऑफ द अबव। अब इसमें हमारा क्या पूछा गया? फॉरेन कोड। तो फॉरेन कोड हमारे 2 क्लॉज 5 में दिया गया है। क्या कहता है 2 क्लॉज 5? अ कोड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कोड जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऐसा कोड जो भारत के बाहर है और उसे हमारी केंद्र सरकार ने स्थापित नहीं किया गया, तो वो है फॉरेन कोड। अच्छा, पहले फॉरेन कोड आएगा, बाद में फॉरेन जजमेंट आएगी। तो 2 क्लॉज 6 डील्स विद द फॉरेन जजमेंट, जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोड। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सिविल प्रोसीजर कोड? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा डील करता है 2 क्लॉज 11 में। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अंदर से भी आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं 2 क्लॉज 11 में क्या है? अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज। तो रिप्रेजेंट हो गया, इंटरमेडल हो गया, एंड वेयर अ पर्सन सूज और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व, जिन पे स्टेट डिवॉल्व करता है, कब? ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन जो सू कर रहा है या फिर जिसे सू किया गया है, ठीक है। अच्छा, 2 क्लॉज 12 हमारा डील करता है मीन प्रॉफिट से, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा 17th का करेक्ट आंसर विल बी, आप लोग बताइए, 17th का सी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे। तो जो हमारा बिल ऑफ एविडेंस एक्ट था वो कब और किसने प्रिपेयर किया था? 4th लॉ कमीशन ने, बी सर हेनरी मेन ने, सी सर जेम्स स्टीफन ने, डी नन ऑफ द अबव। 18 का करेक्ट आंसर होगा सी, सर जेम्स स्टीफन ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए 19th पे चलते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ए सिविल प्रोसीडिंग्स, बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली, सी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डी नन ऑफ द अबव। तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा सिविल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई करता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए हम 20th पे चलते हैं। एज पर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पर्पज ऑफ द एक्ट इज, तो हम अपनी बेयर एक्ट ओपन करेंगे और बेयर एक्ट में सबसे ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का हम देखेंगे प्रीएम्बल क्या है। Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence. तो हमारा क्या आ गया? एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड क्या? लॉ ऑफ एविडेंस। तो आर करेक्ट आंसर विल बी, आप लोग बताइए क्या होगा? एक बार ऑप्शंस देखिए, आप लोग ऑप्शंस देखें। तो 20th में हमारा कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड कहाँ दिया गया? डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए 21 पे आते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस इज सब्सटेंटिव लॉ, ए बी प्रोसीजरल लॉ, सी ओनली नेचुरल लॉ, डी ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, 21 का आंसर बी होगा, इसे याद रख लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा 21 का करेक्ट आंसर विल बी बी। 22nd, RM Malkhani versus State of Maharashtra deals with the admissibility of A. Admission made to public, B. Tape recorded evidence, C. hearsay evidence, D. expert opinion। तो याद रखिएगा जो हमारा RM मलखनी केस है ये टेप रिकॉर्डेड एविडेंस से डील करता है। तो याद रखिएगा RM मलखनी साहब ने टेप रिकॉर्ड किया था, इस तरीके से याद रख लीजिए, प्री के लिए तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। 23rd, the term court used under Indian Evidence Act includes A. all judges but not magistrate, B. all magistrate but not judges, C. all judges, magistrate, person except arbitrator and the person who are legally authorized to take evidence, D. all inquiry and investigating officers and arbitrators who are legally authorized to take evidence।
आप इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखें, सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो ये वाला हमारा अगर आप लोग देखें तो 23 का क्लॉज ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी आप लोग सोचिए 10 सेकेंड, बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया है, जजेस हैं, ए सही होगा, मैजिस्ट्रेट हैं, ये भी सही होगा, डी ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ये भी ठीक होगा, ऑल कंज्यूमर फोरम्स लिखा था कहीं, सेक्शन 3 में नहीं लिखा था ना, तो 24 का करेक्ट आंसर विल बी सी, क्योंकि कंज्यूमर फोरम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। आइए अब डर मत जाइएगा, ये क्या हो गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये कहाँ से आ गया, ये हमारा आ जाता है, हम इंडियन स्टैम्प एक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के सिविल लॉ 1 में इंडियन स्टैम्प एक्ट भी आता है, तो ये आप लोगों को बेसिक तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं। इन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, बताइए, 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 4, नन ऑफ द अबव। अगर आप लोगों के पास इसकी बैरक ना हो तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप लोग इसकी बैरक डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, रेफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारा 2 क्लॉज 2 में दिया गया इंडियन स्टैम्प एक्ट के, तो 25 का 25 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज में, मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज डिफाइंड बाय NI एक्ट 1881 एंड इंक्लूड्स ऑल्सो अ हुंडी एंड अदर डॉक्यूमेंट entitling or purporting to entitle any person, whether named therein or not, to payment by any other person of or to draw upon any other person for any sum of money. तो 2 clause 2 deals with bill of exchange. तो 25th का करेक्ट आंसर इज बी। आइए, बिल ऑफ लेडिंग अंडर 2 clause 4 includes through bill लेडिंग बट डज नॉट इंक्लूड अ मेड्स रिसीट। ये ट्रू है या फॉल्स है, आप लोग मुझे बताइए। 26 बिल ऑफ लेडिंग के बारे में पूछ रहा है, बताइए। अगर आप लोग इसका 2 क्लॉज 4 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बिल ऑफ लेडिंग इंक्लूड्स अ थ्रू बिल लेडिंग बट डज नॉट इंक्लूड अ मेड रिसीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। 26 का हो जाएगा ए, यानी ट्रू है। 2 क्लॉज 4 में इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा इंडियन स्टैम्प एक्ट पे। बॉन्ड इज डिफाइंड ए 2 क्लॉज 5, बी 2 क्लॉज 6, सी 2 क्लॉज 7, डी नन ऑफ द अबव। तो बॉन्ड हमारा डिफाइन है 2 क्लॉज 5 में, तो 27 का करेक्ट आंसर विल बी ए। 28 चेक्स आर सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो याद रखिएगा, चेक्स आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, अच्छा। 29 कन्वीनियंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ए 2 क्लॉज 10, बी 2 क्लॉज 11, सी नन ऑफ द अबव। तो कन्वीनियंस हमारा कहाँ पर है, आप लोग बैरक में देखिए जल्दी जल्दी। कन्वीनियंस हमारा डिफाइन है 2 क्लॉज 10 में। वो क्या कहता है, इंक्लूड्स अ कन्वीनियंस ऑन सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, इज ट्रांसफर्ड इंटर वाइवोस एंड विच इज़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय शेड्यूल 1। चलिए, तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर है 8, यानी 2 क्लॉज 10। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन यूज्ड विद रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट अंडर 2 क्लॉज 11। तो अगर आप 2 क्लॉज 12, तो अगर आप 2 क्लॉज 12 देखेंगे तो एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन यूज विद रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट मीन्स साइंड एंड सिग्नेचर। साइंड एंड सिग्नेचर, तो हमारा साइंड एंड सिग्नेचर कहाँ है, 30th में ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 31 एज पर हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अ सिविल जज शैल बी डिसाइडेड बाय ए हाई कोर्ट, बी हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद स्टेट, सी हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद लॉ गवर्नर, डी नॉन ऑफ द अबव। ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं आंसर शीट भेजूंगा, उसमें आंसर दिया होगा, पर तब तक ये आप लोगों का होमवर्क है कि अब आप लोग इसे खुद हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट सर्च करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें।
थैंक यू सो मच। आप लोगों की कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज़ है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी को लेके, उसके प्रीलिम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप लोग सत्येंद्र सर का नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, उस पर आप सत्येंद्र सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी डाउट्स क्वेरीज सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।